Hello everyone, and in today's video we will cover chapter number 5 of class 7 geography, that is water। तो जब हम पानी के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? हम नदियों के बारे में सोचते हैं, झरनों के बारे में सोचते हैं, रेन ड्रॉप्स के बारे में सोचते हैं। बट अब ये रेन ड्रॉप्स आते कहाँ से हैं? तो ये होता तब है सन का हीट जब सरफेस पे पड़ता है, वाटर के सरफेस पे पड़ता है, तो उससे सरफेस हीट होने के कारण वाटर वेपर्स बनते हैं। ठीक, जब ये वाटर वेपर ठंडा हो जाता है तो ये कंडेंस होकर क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब वहाँ से क्लाउड से वो रेन ड्रॉप्स हमारे धरती पर, लैंड पर से बारिश के फॉर्म में गिरते हैं। ठीक, तो इस प्रोसेस को, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली changes its form and circulates between ocean, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज़ नोन एज वाटर साइकिल। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें कि पानी बार बार अपना फॉर्म चेंज कर रही है, सर्कुलेट हो रही है ओशियन, एटमॉस्फेयर, लैंड्स में, इसे कहते हैं वाटर साइकिल। ये होता कैसे है कि देखिए यहाँ पे एक फिगर में ये है ओशन, ये है वाटर सरफेस। ठीक है, अब ये सरफेस किसी भी कोई भी फॉर्म में हो सकता है, या तो सी में हो, या तो ओशन में हो, या फिर रिवर हो, पानी कहीं भी हो सकता है। तो जब सन का रेज इस वाटर पे पड़ता है, इस सरफेस पे पड़ता है, तो ये हीट होता है। ठीक, तो हीट होने के कारण क्या होता है, अब जो ये वाटर है अब ये वाटर जो है इसका बनता है वेपर्स। ठीक है, तो ये वेपर्स अब ऊपर की तरफ मूव होते हैं, और जब ऊपर की तरफ ये मूव होते हैं तो यहाँ पर हाइट एल्टीट्यूड पर, हाइट पर जाने पर ये कंडेंस होते हैं। कंडेंस मतलब कि ठंडा होते हैं। तो ये जो गैसियस फॉर्म से अब ये लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यहाँ पे क्लाउड्स का बनना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये रेन ड्रॉप्स बहुत हैवी हो जाते हैं, जब वो उस क्लाउड्स में नहीं ठहर सकते, तब वो बारिश के फॉर्म में हमारे अर्थ पर वापस से आ जाते हैं। ठीक, तो फिर उसके बाद वापस से वो रिवर, सी, लैंड, ओशन, हर जगह पर वापस से वो आ जाते हैं। तो अब वो पानी फिर से एवोपरेट होगा एंड फिर से वो क्लाउड बनेगा, फिर से रेन ड्रॉप्स होंगे। रेन ड्रॉप को ही बारिश को ही प्रिसिपिटेशन भी कहा जाता है। तो ये जो प्रोसेस है एवोपरेशन का, ये जो प्रोसेस है एवोपरेशन, कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन, ये सारा एक प्रोसेस है वाटर साइकिल का। और ये जो साइकिल जो पूरा कंटिन्यूस रहता है, इसे हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। तो हमारे अर्थ का 3/4 पार्ट वाटर से कवर है। ठीक, और क्या हमारे अर्थ पर जितने भी पानी अवेलेबल है वो सभी के सभी हम लोग यूज़ कर सकते हैं? तो यहाँ पर नीचे में एक टेबल दिया गया है जो उसके वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। तो ओशन में कितना 97.3% पानी हमारे ओशन के फॉर्म में है। सेकेंड है आइस कैप के फॉर्म में 0.2, ग्राउंड वाटर 0.68, फ्रेश वाटर 0.009 एंड इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स 0.009, एटमॉस्फेयर में 0.0019। ये कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो अब हम जो यूज़ कर सकते हैं हमारे ह्यूमन यूज़ के लिए जो पानी है वो यही है, फ्रेश वाटर, इतना जो आ रहा है। बाकी 97% पानी जो है वो ओशन के फॉर्म में है। और सीज में से जो पानी होता है, सी और इनलैंड सॉल्टी लेक्स, वो भी हम यूज़ नहीं कर सकते बिना किसी फर्दर प्रोसेस के। तो देखा जाए तो हमारे यूज़ के लिए जो पानी है वो बहुत ही कम प्रोपोर्शन में है, इसलिए बहुत सारे कंट्रीज वाटर स्कैसिटी को फेस करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे डू यू नो में है, सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। अब कोई पानी कितना खा रहा है, कितना खारा नहीं है, वो उसका मेज़र इस वे में होता है कि 1000 ग्राम पानी में कितना ग्राम सॉल्ट है, डिज़ोल्व है, ये बताता है कि पानी कितना सॉल्टी है। ठीक है, जो एवरेज ओशन का जो एवरेज सैलिनिटी, मतलब कितना नमकीन होता है ओशन का पानी, वो ऑब्ज़र्व किया गया है कि वो 35 पार्ट्स पर 1000 होता है। मतलब कि 1000 पानी का पार्ट लेंगे हम लोग, तो उसमें 35 पार्ट जो होगा वो सॉल्ट का होगा। ठीक है, वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अब पानी हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इसे अच्छे से यूज़ करना चाहिए। बहुत ही हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम प्यासे होते हैं तो सिर्फ पानी ही है जो कि हमारे प्यास को बुझा सकती है। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है ओशन सर्कुलेशन। ठीक, अब जब हम सी शोर पर होते हैं, जब हम बीचेस पर होते हैं और जब हम खाली पैर चल रहे होते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, जो बीच का जो गीली गीली
सैंड है, कूल एयर, कूल ब्रीज, सी बर्ड, स्मेल ऑफ सॉल्ट, ये सभी चीज़ें हमारे मन को, हमारे माइंड को बहुत रिफ़्रेश करती है। और जो पानी पर जो जिस तरीके से पॉन्ड्स और लेक्स का पानी स्थिर होता है, कोई मूवमेंट नहीं होता, ओशियन वाटर बिल्कुल अलग होता है। इसमें हम हमेशा ये कभी स्टिल नहीं रहता, हमेशा ऐसा मूवमेंट होते रहता है, ठीक है। और ये जो मूवमेंट है ना, इसको हम लोग बेसिकली कैटेगराइज कर सकते हैं वेव्स में, टाइड्स में और करंट में, ठीक। अब डू यू नो में है कि मार्च 22 इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाटर डे when the need to conserve water is reinforced in different ways। 22 मार्च हमारे लिए वर्ल्ड वाटर डे होता है, ठीक है। मतलब हम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं 22 मार्च को। इस दिन वाटर वेज अलग अलग वे में किस तरीके से वाटर को कंजर्व करना चाहिए, ये सिखाया जाता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है वेव्स, ठीक है। तो वेव्स क्या होते हैं? जब हम बीच पर होते हैं और बॉल वगैरह से खेल रहे होते हैं, तो जब बॉल ओशन में चला जाता है तो आप उस बॉल के साथ क्या होता है, उस बॉल का मूवमेंट कैसा होता है, वो बॉल भी उस वाटर के साथ ही मूव करता है। अगर वो वाटर किनारे पे आ रही होती है तो बॉल भी किनारे पर आता है एंड देन फिर वो बैक मूवमेंट करके वापस ओशन में चला जाता है। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन है, ठीक, टू एंड फ्रो जो ये मोशन, इसे हम लोग वेव्स कहते हैं। वाटर वेव्स क्या होता है? व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेज एंड फॉल्स अल्टरनेटली, जब ओशन का पानी राइज हो एंड देन फॉल हो, फिर राइज हो, फिर फॉल हो, और ये प्रोसेस अल्टरनेट वे में चलता रहे, इसे हम लोग वेव्स कहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स। जब तूफ़ान के टाइम पर विंड्स का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर ह्यूज वेव्स बनते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ह्यूज वेव्स के कारण ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ही तबाही आती है। अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन एंड और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। जब भी अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी फटता है, या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स होता है अर्थ के इंटीरियर में, तो इससे भी ओशन का बहुत लार्ज अमाउंट का पानी शिफ्ट होता है, ठीक है, जिससे कि ह्यूज टाइडल वेव्स, जिसको हम लोग सुनामी कहते हैं, वो आता है। दैट मे बी एज हाई एज 15 मीटर। सुनामी में एक वेव का हाइट 15 मीटर तक जा सकता है। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर वॉज 150। अब तक का सबसे लार्जेस्ट सुनामी जिसको मेज़र किया गया वो था 150 मीटर हाई, ठीक। दीज वेव ट्रेवल एट ए स्पीड मोर देन 700 किलोमीटर। और ये वेव्स 700 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भी कहीं ज़्यादा इनका स्पीड होता है, ठीक है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज होते हैं, बहुत डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं लोगों का, रिसोर्सेज का, ठीक। द सुनामी ऑफ 2004 कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। 2004 में आया हुआ सुनामी इंडिया के कोस्टल एरियाज़ में बहुत डिस्ट्रक्शन और बहुत डैमेज किया था। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज आफ्टर द सुनामी। हमारा जो इंडिया है, इसका सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट उस टाइम पर 2004 से पहले हुआ करता था इंदिरा पॉइंट, ठीक है। पर जब सुनामी आया, पर सुनामी के कारण ये इंदिरा पॉइंट डूब गया। और फिर अभी जो रिसेंट में जो हमारा जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है mariana ट्रेंच, ओके। अब आते हैं कुछ ड्यूनोज पर। तो वाटर वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस। वेव्स कब बनते हैं? जब विंड ओशन के सरफेस से टकराती है। तो जैसे कि अगर ये ओशन है और विंड का मूवमेंट हो रहा है कुछ इस टाइप से, तो यहाँ पर फिर वेव्स बनेंगे, ठीक, इस तरीके से। अब जितना स्ट्रॉन्गर विंड ब्लो होगा, जितने स्पीडली वे में विंड ब्लो करेगी, उतना ही बड़ा वेव बनता है, ठीक। सेकेंड डू यू नो क्या है कि सुनामी इज़ जापानीज़ वर्ड। सुनामी एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। अब हार्बर वेव इसलिए कहा गया क्योंकि जब सुनामी आती है सबसे पहले हार्बर ही डिस्ट्रॉय होता है। हार्बर मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पर शिप्स लगते हैं, पोर्ट, ठीक है, शिप पोर्ट कह सकते हैं। तो हार्बर मतलब वही होता है। नाउ टाइड्स क्या होते हैं, ठीक। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन द डे इज कॉल्ड टाइड। अब एक रिदम के फॉर्म में जब ओशन वाटर पूरे दिन में 2 बार ऊपर और नीचे जाए तो उसे हम टाइड कहते हैं, ठीक है।
इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। ये हम लोग हाई टाइड तब कहते हैं जब जो वाटर जो है वो किनारों का एक लार्ज पोर्शन को कवर करे, उसको हम लोग बोलते हैं हाई टाइड। और जब लो टाइड तब जब वाटर फॉल्स टू इट्स लोवेस्ट लेवल। और लो टाइड मतलब कि जब सोर्स से वाटर बैकवर्ड मूवमेंट करता है तो हम लोग बोलते हैं लो टाइड। ठीक, जैसे कि ये अगर ये शोर है और ये जो है ये ओशन है। ठीक, तो टाइड्स क्या होते हैं? जब ओशन का वेव्स, जब ओशियन का वाटर शोर पर आएगा, ठीक, जब ओशन का वाटर शोर पर आएगा तो इसे हम लोग बोलेंगे हाई टाइड। ठीक, और जब वही अब जब यही वाटर वापस से बैक ट्रेस होकर वापस से ओशन में जाएगा तो इसे हम लोग बोलेंगे लो टाइड। ठीक है। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड। अब ये टाइड होता क्यों है? जो हमारे सन और अर्थ के बीच में जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल है, मतलब ये सन में बहुत ही सन का मास बहुत ज़्यादा है, तो इसके कारण ये अपनी तरफ हमारे अर्थ को अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटेशनल मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को खींचना, हमारा अर्थ कोई भी चीज़ को खींचती है अपनी ओर। तो सन है ना, वो एक बहुत ही हेवी वेट ऑब्जेक्ट है, एक सेलेस्टियल बॉडी है जो हमारे अर्थ को अपनी ओर खींचती है। एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉज द वाटर टाइड्स। और जो अर्थ है बीइंग बिगर देन मून से जो बड़ा है, इसलिए हमारा अर्थ मून को अपनी ओर खींचता है। ठीक, कुछ इस तरीके से ये जो ग्रेविटेशनल पुल काम करता है और इसी कारण टाइड्स आते हैं। द वाटर टू द अर्थ क्लोजर टू द मून, वो पानी जो कि अर्थ के पास है, अर्थ के करीब है, टू द मून मतलब कि मून के पास जो पानी है इस रीजन में, ठीक है, वो पुल होकर गेट पुल द इन्फ्लुएंस ऑफ मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो मून ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होती है, ठीक, जो यहाँ पर जो पानी है, जो अर्थ के मून के सरफेस के पास जो पानी है, अब मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो मून हमारे अर्थ को खींच रहा है, तो इससे क्या होता है कि ये हमारा जो पानी है वो उसके तरफ, मून की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो इससे होता है हाई टाइड। ठीक, तब बनता है हाई टाइड। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज, जब पूर्णिमा की रात होती है और जो न्यू मून डेज होते हैं, द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। ठीक, फुल मून पर और ये फुल मून पर और मून डेज पर क्या होता है कि अर्थ, सन और मून सभी एक लाइन में होते हैं। ठीक, these tides are same line and the tides are highest। और उस टाइम पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टाइड होता है क्योंकि अर्थ के पास दो ग्रेविटेशनल पुल काम कर रही होती है। उस टाइम पर एक ही डायरेक्शन में दो बॉडी ग्रेविटेशन पुल लगा रही होती है, वो होता है सन और मून। इस टाइम पर एक बनता है हाई टाइड। हाईएस्ट टाइड तभी बनता है जब फुल मून हो और मून डेज हो। ठीक, बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट लास्ट क्वार्टर, और पर जब मून अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर पर होता है तब ओशन वाटर गेट ड्रॉन इन डायगनली अपोजिट डायरेक्शन। तो जो वाटर का जो अर्थ का जो वाटर है वो सन के ग्रेविटेशन पुल के कारण एक डायगनली खिंचता है, जिससे कि लो टाइड बनता है। ठीक, दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड। लो टाइड्स का हम नीप टाइड्स भी कहते हैं। हाई टाइड्स हेल्प्स इन नेविगेशन। जब हाई टाइड्स होता है तो नेविगेशन ईजी होता है। नेविगेशन मतलब कि ट्रैवलिंग थ्रू वाटरवेज, तो नेविगेशन बहुत ईजी होता है। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर। इससे क्या होता है कि पानी का जो लेवल है ना वो किनारों पर ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि ईजिली हमारा बोट किनारों पर आके रुकता है। ठीक, दिस हेल्प द शिप टू अराइव एट द हार्बर। दिस हेल्प्स द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर ईजली। अब इससे क्या होता है कि इससे कारण ये होता है
हाई टाइड के कारण शिप्स इजीली हार्बर पर बहुत जल्दी अराइव कर जाते हैं। द हाई टाइड ऑल्सो हेल्प्स इन फिशिंग के लिए भी हाई टाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। अब जब हाई टाइड होते हैं तो बहुत सारे फिश किनारों पर आ जाते हैं, जिससे कि फ़िशिंग बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। इससे फिशरमैन बहुत ही अच्छा से मछलियों को पकड़ पाता है। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू द टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। और ये जो राइज एंड फॉल होता है वाटर का, इससे बहुत जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, होता क्या है कि जब वाटर राइज़ की तो यहाँ पर एक टरबाइन लगा रहता है जो जिसका फ़ैन होता है, जिसके फ़ैन से मूवमेंट के कारण फिर इलेक्ट्रिसिटी बनता है। जब वाटर राइज़ करती है एंड जब वो बहुत ही फोर्स के साथ फॉल करती है तो इससे विंड का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ओशन करेंट आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। अब ओशन करंट क्या होते हैं? ओशन करंट मतलब वाटर के वो स्ट्रीम्स जो कि ओशन में कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रहे हैं बट एक डेफिनेट डायरेक्शन में। द ओशन करंट में भी वार्म और कोल्ड। और वो जो ओशन का जो करंट है वो गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है। ठीक है, वार्म और कोल्ड। जनरली द वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर। बट देखा जनरली जो होता है, बहुत आम तौर पर जो वार्म ओशन करेंट्स होते हैं वो इक्वेटर के आसपास के रीजन से ओरिजिनेट होते हैं और फिर वो पोल्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, एक हॉट एरिया से एक कूल एरिया की तरफ वो मूव करते हैं। द कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड। और जो कोल्ड करंट्स होते हैं ना, वो कहाँ से वो करंट को मूव करते हैं, वो पानी को मूव करते हैं पोलर एरिया मतलब हाई लैटिट्यूड एरिया से ट्रॉपिकल या फिर लोअर लैटिट्यूड एरिया। ठीक, ये जो हमारा अर्थ है इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। ये होता है नॉर्थ पोल। और ये जो रीजन इसको बोलते हैं साउथ पोल। और ये हमारा बीच में इक्वेटर है। ठीक, तो जो ये वार्म ओशन करंट होता है वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, हॉट से कोल्ड की तरफ। और जो कोल्ड करंट होता है वो वाटर को पोलर रीजन से मतलब कि ठंडी इलाके से इक्वेटर या फिर ट्रॉपिकल रीजन की तरफ मूव करती है। द लैब्राडोर ओशन करंट इज़ कोल्ड करंट। एक लैब्राडोर ओशन करंट होता है जो कि कोल्ड करंट है, जबकि जो गल्फ स्ट्रीम है वो एक वार्म करंट है। द ओशन इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। जो ओशन का जो करंट होता है ना, वो उस एरिया का टेम्परेचर का कंडीशन को इन्फ्लुएंस करता है। वार्म करंट ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर। जब वार्म करंट का मूवमेंट होता है तो किसी एरिया में अगर वार्म करंट का मूवमेंट है तो वहाँ पर वार्म टेम्परेचर रहेगा लैंड के सरफेस पर। और जब एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग। और जहाँ पर वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलता है वहाँ पर बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं, वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती हैं। ये जो मैप वर्क है यहाँ पर कुछ करेंट्स को दिखाया गया है। ये जो रेड मार्क से है, ये जो रेड से दिखाया जा रहा है ये है वार्म करंट। और ये जो कूल से दिखाया जा रहा है ये है कोल्ड करंट। ठीक है, सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका सच एग्जाम्पल। जापान और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका का कुछ कोस्ट और जापान वो एक वैसे कुछ देश के एग्जाम्पल्स है जहाँ पर वार्म और कोल्ड करेंट्स मिलते हैं। ठीक, द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर। जहाँ पर दोनों करंट मिलते हैं वार्म और कोल्ड, वहाँ पर का वेदर भी थोड़ा फॉगी को देखा गया है, जहाँ पर नेविगेशन फिर ईजी नहीं हो पाता है। फॉगी मतलब कि ठंड के टाइम पे जो मौसम देखा जाता है सुबह के टाइम पे बहुत ही कुहासा टाइप का, तो उससे हम लोग फॉगी वेदर कहते हैं। तो उस वे में फिर नेविगेशन करना भी ईजी नहीं होता है। तो ये था हमारा चैप्टर वाटर कंप्लीट एंड आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कंसिस्टेंट इन दिस वीडियो।